गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने जो है 27 ट्रांच जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो ओपन कर दिया है सेल करने के लिए, और आज से वो ओपन होगा। क्यों किया है? क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। तो पहले तो हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। एक फाइनेंशियल टूल होता है जिससे कि आप पॉलिटिकल डोनेशंस दे सकते हो, और ये एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है बॉन्ड्स के थ्रू जो है डोनेशन देने के लिए अलाउ करता है। कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ये ऑन डिमांड होता है। और जो है बॉन्ड को डिजिटली परचेज़ किया जा सकता है, या फिर किसी डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू परचेज़ किया जा सकता है। कैश से आप इसको नहीं खरीद सकते हो। यूनियन गवर्नमेंट ने इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, वो एलिजिबल है इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए। 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का, ऐसे मल्टीपल्स में ये चलता है। और कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेज ही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ पर इनको खरीदा जा सकता है। अब सेक्शन 29A कहता है आरपीए का कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कम से कम 1% वोट्स जो है वो सिक्योर की हैं जनरल इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, सिर्फ उन्हीं को ही जो है इसमें डोनेशन दी जा सकती है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको ये इसके थ्रू डोनेशन मिलती हैं, वो इसको उसी ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच से ही जाकर जो है वो इनकैश कर सकती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्क्लोज भी करना पड़ता है कि उनको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है डोनेशन मिल रहा है। ठीक है। अब क्यों लेकर आया गया था? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था ये कहकर कि ब्लैक मनी जो है, जो फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में यूज़ हो रही है, उसको हम रोकना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म लेकिन इसका ये हो रहा है कि इसमें जो परचेज़ करता है उसको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती है, एनोनिमिटी रहती है। तो जब एनोनिमिटी ही रह रही है तो फिर तो आप जो है ब्लैक मनी का जो आपका पर्पज़ है वो डिफीट हो गया। और गवर्नमेंट ओन्ड बैंक से आप इसको सेल और परचेज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। गवर्नमेंट को पता होगा कि उनके ओपोनेंट्स को कौन फंडिंग दे रहा है ना? फिर गवर्नमेंट जो है वो इसमें इस जानकारी का मिसयूज़ कर सकती है। और पहले तो ये होता था कि एक कैप लगा हुआ था कि कि एक कंपनी जो है सिर्फ 7.5% ही अपने एवरेज नेट प्रॉफिट जो पिछले 3 साल के हैं उतना दे सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन जो है 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंडमेंट की गई और इस लिमिट को हटा दिया गया, और अनलिमिटेड फंडिंग अब जो है कॉरपोरेट इंडिया कर सकता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइम ऑफ डे टैरिफ टू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट। तो ये टॉपिक हमारे गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने एक जो है अमेंडमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 में, जिसमें कि टाइम ऑफ डे टैरिफ प्रोविजंस जो है वो अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब ये टाइम ऑफ डे टैरिफ प्रोविजंस क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको देखना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ डे टैरिफ नॉर्म्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि दिन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो है टैरिफ्स जो है वो आपको अलाउ किए जाएँ। जैसे समझ लो जब पीक आवर चल रहा है, जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ हो रही है, तो जो है कंज्यूमर्स को थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़े। ठीक है। जब कम का दिन का टाइम है जैसे, ठीक है, जब जो है सोलर आवर्स हैं, तब जो है वो थोड़ा सस्ता कर दिया जाए बिजली को, ताकि जो है लोग अपनी जो जैसे कपड़े धोना है या फिर जो हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का जो टाइम है, जो कंज्यूमर्स का, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का जैसे लगा लो आप, तो वो उस समय पर करें, रादर दैन उस समय पर वो करें कंज्यूमर्स जब सबसे ज़्यादा जो है बिजली की खपत हो रही है, जब पीक आवर्स चल रहे हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट इससे हमारी जो है लोड शेडिंग या फिर लोड जो है मैनेजमेंट में हमको हेल्प होगा, लोड शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है कि आप उस समय पर जो है अपनी हाई यूसेज जो है मत करो। आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, उसकी बजाय आप दिन में उस ऐसे टाइम पर कर लो जब पीक आवर नहीं होता है, तब आपको जो है कम प्राइस पे करना पड़ेगा बिजली का। ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा नोबल इनिशिएटिव है। इसके लिए एक स्मार्ट मीटर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब अगर वो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ये टाइम ऑफ द टैरिफ जो है नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो विन विन है ये सबके लिए सिचुएशन। ठीक है। तो सेपरेट टैरिफ जो है अनाउंस किए जाएंगे कंज्यूमर्स जो है कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है। अब जो है हमारे ग्रिड के ऊपर जो पीक आवर्स के ऊपर जो कंजम्पशन होती है, उसको कम करने का पर्पज़ है इसका। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो लगानी पड़ रही है, वो मेंटेनेंस और रिपेयर जो है आपके अपग्रेडेशन के लिए, वो भी धीरे धीरे जो है हमारी डिक्लाइन हो जाएगी अगर ये सही से सिस्टम चल गया तो।
अब ये हमारे जो है, आपको पता है कि इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी जो है कंट्री में वो 410 गीगावाट्स की है, और मैक्सिमम डिमांड हमारी लगभग 229 गीगावाट्स की रहती है, जिसमें से कि 179 गीगावाट जो है हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से जो हम टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। अब अगर ये टूल्स आ जाएंगे जिससे कि हम ग्रिड्स को मैनेज कर सकें, और जो हम पीक आवर के जो है ट्रैफिक को हम कम कर सकें, तो ऑफ कोर्स ये हमारी रीन्यूएबल एनर्जी की भी इंटीग्रेशन हम सही से कर पाएंगे। हमें पता होगा कि कौन से टाइम पर जो है हमें स्टोरेज करनी है, कितना जो है हमें स्टोरेज करनी है, हम अच्छे से जो है मैनेज कर पाएंगे ग्रिड को। ठीक है, ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन भी उसकी करने में हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, लगभग 20 कंट्रीज़ ने ऐसा किया है अभी तक, और स्मार्ट मीटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है, अगर स्मार्ट मीटरिंग नहीं की, अब स्मार्ट मीटरिंग का जो है ज़िम्मेदारी है वो तो स्टेट्स के ऊपर है। अब स्टेट्स अगर जो है वो इसमें अप्रोच सही नहीं दिखाते हैं, स्मार्ट मीटरिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये पर्पस डिफीट हो जाएगा। ठीक है, यूज़र्स को भी जो है अवेयर करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पर आपके जो है कंजम्पशन करो, तब आप बिजली ज़्यादा बचा पाओगे और आप अपने जो है बिल ज़्यादा बचा पाओगे, ताकि जो है हम सही से पीक आवर ट्रैफिक को मैनेज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, साइट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है गाइडलाइंस इशू की हैं साइट प्रोग्राम के लिए। साइट क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो ये एक सब कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। एक जो हमारा पहला कंपोनेंट है इसका, उसमें तो हम इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स देना चाहते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट है, उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। गोल क्या है इसका? इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना और डीकार्बनाइज करना मेजर सेक्टर्स को इकोनॉमी के। इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है कैपेसिटी बनाना चाहता है, जिससे कि हम रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है लगभग 125 गीगावाट्स जो है ऐड कर सकें। टारगेट हमारा 2030 तक का है, और 8 लाख करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट भी हम लाना चाहते हैं। लगभग 50 MMT पर एनम ऑफ CO2 एमिशन जो है हम उससे बचा पाएंगे अगर हम ऐसा कर पाते हैं बाय 2030 तक। ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन क्या होती है? जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को में आप जो है वाटर को स्प्लिट कर देते हो, तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइज़र का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो आप उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिए हैं नॉर्म्स क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस के, जिससे कि अब एफिशिएंट ex-situ मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टॉक कर किया जा सकेगा। कौन कौन सी स्टेट्स में? पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में। अब क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या हैं? इसमें टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस करने का जो है इनिशिएटिव लिया गया है पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन में। अब इसमें होगा क्या कि बेनिफिशियरी या एग्रीगेटर जो है उनके बीच में और इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो है पैडी स्ट्रॉ को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है वो एग्रीमेंट करवाए जाएंगे। अब बेनिफिशियरी या एग्रीगेटर कौन होगा? जिसको बेनिफिट मिल रहा है इसका, फार्मर्स जैसे हो गए आपके, रूरल एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं, जो इकट्ठा करके पैडी स्ट्रॉ लेकर जाएँ उन जो है इंडस्ट्रीज़ के पास, जो इसका जो है पैडी स्ट्रॉ का यूज़ करके बायो एथेनॉल या फिर जो है आपके जो है बायोफ्यूल्स बना सकें। गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी के लिए और इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, सो अब कौन कौन से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो है कौन कौन सी मशीन्स और जो है इक्विपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी? जैसे हायर HP ट्रैक्टर्स, कटर्स, टेडर्स, ठीक है, बेलर्स, रेकर्स, इन सब के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो है वो लगभग 65% का सपोर्ट देगी। इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी प्रपोर्टर होगी इस प्रोजेक्ट की, वो 25% कंट्रीब्यूट करेगी, और 10% जो है कंट्रीब्यूशन वो बेनिफिशियरी या एग्रीगेटर को करना पड़ेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे जो ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं इन सितु मेथड के, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। हम इन सितु भी जो है आपके पैडी स्ट्रॉ को जो है वो डील करना चाहते हैं ना, कि फार्म जो है फार्म में ही उसको जो है वो वहीं पर उसका यूज़ कर ले, और उसको जो है वो बर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। और स्टबल बर्निंग में भी रिडक्शन देखने को मिलेगी। 1.5 मिलियन सरप्लस पैडी स्ट्रॉ हम कलेक्ट कर पाएंगे, जिसको जो है अदरवाइज जलाया जाता है।
ठीक है। 333 बायोमास कलेक्शन डिपोज जो है वो बनाए जाएंगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि स्टेबल बर्निंग नहीं होगी तो एयर पोल्यूशन भी जो है होगा, स्टेबल बर्निंग की वजह से वो भी कम होगा। ठीक है। और हम न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आएंगे बायोमास टू बायोफ्यूल और एनर्जी सेक्टर्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेन पिंटर प्राइज। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए आई एम सॉरी, ये आप टॉपिक आपके जो है आर्ट एंड कल्चर और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर और परफॉर्मेंस पोएट माइकल रॉसन को जो है अवार्ड दिया गया है पेन पिंटर प्राइज 2023 के लिए। अब ये प्राइज़ जो है 2009 में जो है नोबेल लॉरिएट प्ले राइट हैरोल्ड पिंटर के नाम पर जो है ये मेमोरी में रखा गया था। जो विनर होते हैं ऑथर, वो उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ प्लेज पोएट्स एसेज लिखे होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, या तो वे यूके के राइटर हों या आयरलैंड के राइटर हों या कॉमनवेल्थ के कोई राइटर हों। जिसका हाफ प्राइज़ होता है वो कैसे ऐसे किसी जो है परसिक्यूटेड पर्सन को दिया जाता है जिसको ऑफ कोर्स उनके बिलीफ के लिए परसिक्यूट किया गया है। जो सम ऑफ द प्रीवियस अवार्ड विनिंग राइटर्स जो हैं वो रहे हैं मैलरी ब्लैकमैन, जो आपके सित्सी दांगा रेमगा, हनीफ कुरैशी, इवन सलमान रश्दी को भी ये अवार्ड मिला है। ठीक है। तो माइकल रॉसन कौन है? जिन्होंने एक्सेसिबल बनाई पोइट्री चिल्ड्रन के लिए और सोशल पॉलिटिकल और एथिकल जो है थीम्स के ऊपर ये लिखते रहे हैं। लगभग 140 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडियन रेसलर्स और जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, उनको जो है किर्गिस्तान और जो हंगरी में इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स के में जो है भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए ऑफ कोर्स। और ये स्कीम जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये इंडिया की जो है परफॉर्मेंस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इम्प्रूव करने के लिए शुरू की गई थी सितंबर 2014 में। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का। अब ये एक अटेम्प्ट है कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड करें इंडिया के टॉप एथलीट्स को। और ये स्कीम 2018 में जो है रिवैम्प की गई थी ताकि टेक्निकल सपोर्ट टीम जो कि इनको मैनेज करती है जो आपके टॉप एथलीट्स को, वो भी ऑफ कोर्स इसको जो है उनको भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाए और कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस दी जाए। ठीक है। अब हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा टॉप्स के स्कीम के अंदर। अब कोर ग्रुप और डेवलपमेंट ग्रुप दोनों कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन को जो है आइडेंटिफाई या सिलेक्ट किया गया है। जो आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस होता है वो कोर ग्रुप का जो है वो ज़्यादा होता है और एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है। तो इस बॉडी को जो है जो मिशन ओलंपिक सेल जो कि डेडिकेटेड बॉडी है जिसमें एथलीट्स की सिलेक्शन होती है, उसको कौन जो है वो हेड करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्ड सिक्योरिटी होम टू नॉर्ड वीपीएन, लॉर्ड नॉर्ड लेयर, नॉर्ड पास और नॉर्ड लॉकर, नॉर्ड सिक्योरिटी नाम की जो कंपनी है उसने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट कम्युनिटी को जो है वो ज्वाइन करने का फैसला किया है। तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट है क्या? साल 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। यूएनजीसी एक लार्जेस्ट कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है वर्ल्ड का, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ताकि बेटर वर्ल्ड क्रिएट किया जा सके। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कोई भी कंपनी अगर इसको साइन करती है तो वो 10 कोर प्रिंसिपल्स जो है यूएन ग्लोबल कंपैक्ट के, वो उसको एक तरह से अधेयर करने के लिए जो है वो डिक्लेयर कर रही है और पब्लिकली उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है, कमिट भी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स लीगली बाइंडिंग तो नहीं है लेकिन वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी उनकी जो है एक इमेज पर इसका फ़र्क पड़ता है। पहला तो उनको कमिटमेंट देनी पड़ती है कि वो ह्यूमन राइट्स के जो है सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। उनका बिजनेस कभी भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं होगा जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करती है। आपका थर्ड प्रिंसिपल है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वो अलाउ करेंगे। किसी भी तरह का फोर्स्ड या कंपल्सरी लेबर जो है वो एलिमिनेट करेंगे, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेंगे। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है इस एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन में उसको भी एलिमिनेट करेंगे। और बिजनेस जो है वो एक प्रिकॉशनरी अप्रोच रखेंगे इन्वायरमेंट चैलेंजेस के लिए। ठीक है। करप्शन के अगेंस्ट भी वो है जो है काम करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ 10 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अब ये नॉर्ड सिक्योरिटी साइन कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डीपीआईआईटी ने जो है नेशनल वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज की है जो है
और ये IPRS जो है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, 2018 में DPIIT ने लॉन्च किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलके। अब ये इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम है क्या? एक एक्सटेंशन है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक की, जिसमें कि 4500 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो फीचर होते हैं। GIS इनेबल्ड डेटाबेस दे रहा है ये, और इन्वेस्टर्स को बताता है कि कौन सी जो है उनके लिए प्रेफर्ड लोकेशन रहेगी उन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बेसिकली रेटिंग मिलती है इंडिया के इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अलग अलग पिलर्स के ऊपर, ठीक है, जैसे इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूटिलिटीज़ कैसी हैं, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं, उसके बेसिस पर ये 4500 इंडस्ट्रियल पार्क्स की रेटिंग की जाती है। लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पिरेंट्स कैटेगरी में उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये रियल टाइम बेसिस पर जो है इसको अपडेट भी किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। तो ये ऑफ कोर्स डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसको जो है एक फॉरेन लोकेशन ही माना जाता है। इवन जो है लोकल पुलिस वहाँ पर इतनी आसानी से एंटर नहीं कर सकती है। टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनको, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 के अंदर जो है उनको जो है वो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने 6195 करोड़ का स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है वो 19 स्टेट्स को जो है देने का अप्रूवल दे दिया है। इसमें कि लगभग 1200 करोड़ के आसपास सेंट्रल शेयर जो है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का भी जो है वो दिया जाएगा 4 स्टेट्स को। और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है क्या? इसमें होता क्या है कि ये अवेलेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि कोई भी नोटिफाइड डिज़ास्टर अगर आए तो इसका पैसा इस्तेमाल किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 90% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देती है इस फंड में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। इसका जो पैसा होता है वो नोटिफाइड डिज़ास्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म एट्सेट्रा। लेकिन कई बार लोकल डिज़ास्टर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगभग 10% जो इसका पैसा है इस फंड का, वो अपने हिसाब से लोकल डिज़ास्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकती है और उनके विक्टिम्स को रिलीफ देने के लिए यूज़ कर सकती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is electoral bonds. This topic is important for your polity section. So government has recently approved the issuance of 27th tranche of electoral bonds, which will open for sale today. And this is being done because there are upcoming assembly elections of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana and Mizoram. So what is an electoral bond? So basically it's a financial tool which is used for making donations to political parties, and general public can also issue these bonds to fund eligible political parties. Okay, so so this bond is basically a normal bond, like we have other bonds, but it is free of interest and it is made on demand. So only it can be purchased digitally or with the help of a demand draft or check, and it was launched by the government in 2019. So any citizen of India or any body incorporated in India is eligible to purchase this bond, and this bond is available in the multiples of 1000 rupees, 10,000 rupees, 1 lakh rupees, etc., and it is available only in specified branches of State Bank of India. So any political party who has secured not less than 1% of the votes in the last general election to the Lok Sabha or a state legislative assembly election is eligible to get donations from electoral bonds, and it can be encashed only by that eligible political party, and they have to disclose the amount received through electoral bonds to the election commission also. The donor's name is not mentioned on this bond, and the central government has also said that electoral bonds would keep a tab on the use of black money for funding elections. But this is also a major criticism, that because you are keeping the name of the donor anonymous, then how come you are saying that it would deal with black money? Okay, also because these bonds are being sold through government owned bank, it leaves the door open for the government to know exactly who is funding the political opponents. So of course they can misuse that information to their own to their own advantage later. Okay, so the next topic is time of day tariff to Electricity Amendment Act. This topic is important for your governance section. Union Power Ministry has recently announced amendments to Electricity Rights of Consumers Rules 2020, and the changes
also include introduction of time of day tariff provisions. So what it essentially means that currently you pay electricity bill irrespective of the time when you are consuming the electricity, but with this new time of day tariff norms, what would happen is that when there is peak time, when the maximum usage of electricity is there around a region or around the country per se, then of course the users would have to pay extra tariff 20%, for example 20% more charges would have to be paid. And when there is low demand of electricity, then of course the electricity prices would be kept lower, so that the consumers like you and me or residential consumers, they can be nudged that if they want to save electricity bill, they can do their unessential tasks like washing clothes or uh, anything else during the non-peak hours, so that government can incentivize the consumers not to use electricity during those peak hours. So that's why we would not be needing to conduct load shedding, which generally occurs during the peak hours, and we would be able to manage the load during the peak hours by generally incentivizing the residential consumers and other consumers also to not use electricity during those hours. Okay, so this is a win-win proposition for everyone, okay, including for consumers. If you want to do something which consumes more electricity, then do it at the time when the electricity is the cheapest in the day. Okay, so separate tariffs will be announced. 20%, I think it would be 20% less during the non-peak hours and 20% more during the peak hours. So this would of course help us to manage the load on the grid during that period, during the peak consumption hours especially. So this would be a major demand side management tool. But there is a case here that of course around 20 countries have already adopted this, including 17 European nations and US, but this is dependent on smart metering. So the responsibility of smart metering lies on the state governments, and if they fail to install this smart metering, then this entire plan would fail. Okay, so users also need to be made aware about the tariff plans and the how they can save more electricity by just postponing their high electricity consuming tasks to non-peak hours. Okay, so the next topic is site program. This topic is important for environment section. Recently, Union Ministry of New and Renewable Energy has issued scheme guidelines for implementation of strategic interventions for green hydrogen transition program, also called the site program. So it's a subcomponent under the National Green Hydrogen Mission, and the aim of the program is to, of course, provide electrolyzer manufacturing incentives and also to focus on green hydrogen production. Solar Energy Corporation of India would be the implementing agency for it. And what is Green Hydrogen Mission? So it was launched in 2022 with the goal of making India energy independent and decarbonizing major sectors of our economy. So India's green hydrogen production capacity is likely to reach about 5 MMT per annum by 2030, and the targets by 2030 are likely to bring over about 1 lakh, 8 lakh crore investments in this sector, and 50 MMT per annum of CO2 emissions could be averted by 2030 if we get successful in this mission. What is green hydrogen? It is basically the gas which is produced by splitting water into hydrogen and oxygen using an electrolyzer powered by electricity generated from renewable energy sources. Only then it, of course, would be qualified as a green hydrogen. So the next topic is crop residue management. This topic is again important for your environment section. Government has revised the crop residue management guidelines so that ex situ management of paddy straw generated in the states of Punjab, Haryana, UP and Delhi can be facilitated. So as per the revised guidelines, techno-commercial pilot projects for paddy straw supply chain will be established under the bilateral agreement between the beneficiary or aggregator and the industries who are utilizing this paddy straw. So, for example, the beneficiary or aggregator could be a farmer or a rural entrepreneurs, cooperative societies who would basically gather this paddy straw and take it to the uh, industries where it could be utilized as a biofuel or biomass. Okay, government will be providing incentives, financial incentives on the capital cost of the machinery and equipment, which will be used to manage this paddy straw. So it could be high HP tractors, cutters, tedder,
balers, rakers, etc. And the central government and the state government, they will jointly provide financial support of 65% of the project, and the industry, who will of course be the primary promoter of this project, will contribute 25%, and the remaining 10% will be contributed by beneficiary or the aggregator. Okay, so it's a win-win situation for all. Industry would of course be able to produce biomass. The farmers or the beneficiaries or the aggregators, they would be able to get money out of the paddy straw that they have sold, and of course they would have they have to contribute a minimum amount in return for it. Okay, so what are the outcomes? Of course, and it will of course complement our efforts in management of paddy straw. uh, this it will also lead to reduction in stubble burning. It will also create biomass collection depots, about 333 of them in these states. And of course it will, once stubble burning is reduced, of course it would also lead to reduction in air pollution. It will also attract new investments in the biomass to biofuel and energy sectors. So the next topic is Pen Pinter Prize. This topic is important for art and culture and international relations topic. Recently, the British children's writer and performance poet Michael Rawson has been awarded the prestigious Pen Pinter Prize 2023, and this prize was established in 2009 in memory of Nobel laureate playwright Harold Pinter. The winner must be the author of a significant body of plays, poetry, essay, or fiction written in English, and it is given to a writer from the UK, Ireland, and the Commonwealth. Half of the prize is awarded to someone who has been persecuted for speaking out about their beliefs. So, some of the award winning writers also include Salman Rushdie. Okay, so who is Michael Rawson? He is known for making poetry accessible to children through his work and performances, and his themes are often rotating around social, political, and ethical issues. So the next topic is Target Olympic Podium Scheme. This topic is important for your governance topic. Recently, Indian wrestlers and Target Olympic Podium Scheme athletes Vinesh Fogart and Bajrang Punia are set to head to Kyrgyzstan and Hungary for international training camps. So the aim is to improve India's performance at Olympics and Paralympics, which was started during and this program was started during the period of September 2014. So it's a flagship program of Ministry of Youth Affairs and Sports, and it was revamped in 2018 to include a technical support team also, who would be managing these athletes and offer comprehensive assistance to them. Uh, the focus is on representing athletes from high priority sports like archery, badminton, boxing, hockey, shooting, and wrestling. And since 2018, the persons who have been selected have been are being categorizing into core group and development group. Core group people have been or athletes have been given more out of pocket allowance than the development group. There is also a dedicated body called the Mission Olympic Cell, who would be providing assistance to these athletes who are selected under this scheme, and this body is operating under the leadership of Director General of Sports Authority of India. So the next topic is United Nations Global Compact. This topic is important for your international relations. So Not Security has recently joined the United Nations Global Compact community. So this initiative was launched in 2000, and it is the largest corporate sustainability initiative in the world. And this UN-led initiative promotes activities which contribute to sustainable development goals. And the 10 principles outlined under this initiative are taken from the UN uh, conventions and declarations. So any company who is joining it has to advocate these principles publicly and communicate with stakeholders about their intention to join it. And these principles are not legally binding, and it is purely voluntary. But what are these 10 principles? So businesses have to support and respect human rights. They have to uphold freedom of association, eliminate all forms of forced compulsory labor, child labor, and eliminate all types of discrimination in respect of employment and occupation. They have to support a precautionary approach towards environment, and they have to promote greater environmental responsibility. They also have to work against corruption in all its forms. Okay,
So the next topic is industrial park rating system. This topic is important for your economy section. Recently, Department for Promotion of Industrial and Industry and Internal Trade has successfully organized the National Workshop on Industrial Park Rating System in New Delhi. So this was launched by DPIIT in 2018 with support from Asian Development Bank and Ministry of Electronics, and it is basically an extension of the India Industrial Land Bank, which features more than 4,500 industrial parks. So basically, it's a GIS-enabled database of these 4,500 industrial parks, which would facilitate investors to identify which location they would want to invest. It will basically rate these 4,500 industrial parks and special economic zones. Once identified, these parks are identified into leaders, challengers, and aspirants categories. Okay, so what is a special economic zone? So it's a zone in a country where different economic regulations than other regions within the same countries apply, and they are typically created in order to facilitate rapid economic growth by leveraging tax incentives to attract foreign investment. And in India, SAYs are being set up under the Special Economic Zones Act of 2005. So the next topic is State Disaster Response Fund. This topic is important for your governance section. Recently, Union Home Minister has approved the release of 6,195 crore rupees to state disaster relief funds to 19 states. And what are these state disaster response funds? So basically, these are the primary fund which are available for state governments to uh, as a response to notified disasters. So central government contributes 75% of it for general category states and 90% for the special category states. So there are only notified disasters for which this funding can be used, like cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, etc. And if the state wants to utilize a certain portion of this money, then they are allowed to use 10% of these funds in case their disasters are not notified and they are local in that region. Okay, so these were our topics for today. So we would not be having the prelims booster session for the next few days, at least until the weekend. What I would be doing now is that by Saturday night or by Sunday noon, I would be compiling the entire week's current affairs and I will be sharing it in the Telegram group. So please stop, please, I would be requesting you to not comment on YouTube that why prelims booster is not happening this week. So I would, don't worry, I would be covering the entire week's current affairs and I would be sharing it in the Telegram group by the weekend. And like you get this weekly current affairs compilation, you would get all the current affairs in that compilation at the end of the week. Okay, by Sunday. I can't promise on Saturday, but I would try my level best for Saturday, but I would be sharing it on Sunday at least. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next week now. Okay, until then, goodbye and take care.